हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी सक्सेस पाथ। आप सभी लोगों का यहाँ स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो पहले हम जानेंगे डाइवर्सिटी यानी विविधता, ये होती क्या है। डाइवर्सिटी, विविधता। तो डाइवर्सिटी फूड, फेस्टिवल, ट्रेडिशन, लैंग्वेजेस, कल्चर, रिलीजन एंड सो ऑन। इन सभी चीजों से डाइवर्सिटी हो सकती है। सपोज करिए एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कोई फेस्टिवल है। सभी लोगों का अलग अलग राज्यों में जो लोग फेस्टिवल बनाते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है। वो सिमिलर होते हैं, फेस्टिवल वैसे तो सिमिलर होते हैं। लोग अपने तरीके से फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। सबका लैंग्वेजेस अलग होती हैं, फूड अलग अलग होते हैं, लेकिन वो एक तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो वो ही तो है डाइवर्सिटी। इन अ सिमिलर, it it is similar, but they celebrate it in different way. यही तो है डाइवर्सिटी। इंडिया जो हमारी कंट्री है, वो बहुत सारी डाइवर्सिटीज से है। जैसे वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस, वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन। तो यही तो है डाइवर्सिटी। अब अब हम जानेंगे कि डाइवर्सिटी को हम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं। तो पहले के टाइम में क्या होता था, लगभग 200 ईयर अगो, तो जो लोग होते थे वो ट्रेन्स के थ्रू, एरोप्लेन्स के थ्रू, शिप के थ्रू वन प्लेस टू अनदर ट्रैवल करते थे। ट्रैवल क्यों करते थे? क्योंकि बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं फॉर ट्रेड। कोई नेचुरल कैलमिटीज आ गई, किसी को ट्रैवल करना है, एटसेट्रा। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जब कोई वह एक व्यक्ति अब एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो वो सिर्फ वो व्यक्ति थोड़ी ना जाता है। वो व्यक्ति थोड़ी ना जाता है एक जगह से दूसरी जगह। वो अपने साथ साथ अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज, फूड एक्सेट्रा, इन सारी चीजों को अपने साथ लेके जाते हैं। सपोज करिए कि आप आप किसी एक स्टेट में हैं या किसी और कंट्री में हैं, और आप दूसरी कंट्री में गए, तो आपका जो कल्चर है, आप उस कल्चर को भी तो दूसरी कंट्री शिफ्ट करोगे, आप उस कल्चर को भी तो दूसरी कंट्री लेके जाओगे।
तो ये चीज क्या होती है, आप जब उस कंट्री के कल्चर को अडॉप्ट करोगे या फिर आपके कल्चर को वो दूसरी कंट्री अडॉप्ट करेगी, दूसरी कंट्री के लोग जब अडॉप्ट करेंगे, तो वो ही तो डाइवर्सिटी कहलाएगा। अब ये जो डाइवर्सिटी है वो दो रीजंस की वजह से हो सकती है। पहले हम जानेंगे कल्चरल इन्फ्लुएंस। पहला जो रीजन है वो है कल्चरल इन्फ्लुएंस। तो ये अब कल्चरल इन्फ्लुएंस क्या है? अब देखिए, कोई ए नाम का जो बंदा है, ठीक है, वो एक रीजन से दूसरे रीजन गया। ये पहले जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था उसके सिमिलर है। ए रीजन से बी रीजन के थ्रू गया। अपने अब सोचिए कि जो ये ए रीजन वाला जो बंदा है, ये अपने साथ अपने कल्चर, अपनी बहुत सारी चीजों को उस बी रीजन में लेके जाएगा, और जो बी रीजन के जो पीपल हैं वो उसे अपनाएंगे, और ए जो ए रीजन के जो पीपल हैं वो बी रीजन के कल्चर वगैरह को, ट्रेडिशन को, फेस्टिवल को अपनाएंगे। तो ये ही तो मिक्सअप हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ये कल्चर का ही तो मिक्सअप हो रहा है। जब लोग एक दूसरे की चीजों को, एक दूसरे कल्चर, ट्रेडिशन, फेस्टिवल को अपना रहे हैं, तो यहाँ पर भी तो डाइवर्सिटी आ रही है। ये भी तो कल्चरल इन्फ्लुएंस हो गया। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल केरला का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। केरला में क्या होता है, संत थॉमस आते हैं। भाई ये क्यों आते हैं? ये ना क्रिश्चियनिटी का प्रचार करते हैं। प्रसार, प्रचार करते हैं, ठीक है। अब जो केरला के जो लोग हैं, केरला पीपल क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करते हैं, अडॉप्टेड इट। तो यहाँ क्या हो रहा है, वो दूसरे देश से जो इंसान आया है, जो संत थॉमस आए हैं, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी का प्रचार किया है, तो वो उसके उस क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करते हैं ना। वो अरब ट्रेडर्स आते हैं, वास्को ड गामा आते हैं। तो ये व्यक्ति केवल वस्तु नहीं लाते हैं, बल्कि अब खुद भी आते हैं, और खुद 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 तो आते ही हैं, लेकिन अपने साथ साथ कुछ तौर तरीके सिखाते हैं, कुछ सीखते हैं। तो यही तो हो रहा है, यही यही तो डाइवर्सिटी हो रही है, यही तो विविधता हो रही है। आगे हम पढ़ेंगे जियोग्राफिकल फैक्टर। दिस इज अ सेकेंड रीजन, जियोग्राफिकल फैक्टर। अब पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जियोग्राफिकल फैक्टर क्या होता है, फिर हम कुछ फैक्टर्स को जानेंगे। तो आप देखिए कि आप किसी एक ऐसे जगह रह रहे हो, सपोज करिए आप एक कोल्ड कोल्ड रीजन में रह रहे हो, ठीक है, कोल्ड रीजन में रह रहे हो। तो अगर आपको बोला जाए कि आपको समर जहाँ पे ठंडी पड़ती है, हॉट रीजन में रहना है, ठंडी नहीं, गर्मी पड़ती है, तो आपको हॉट रीजन में रहना है, तो आप उस क्लाइमेट को अडॉप्ट करने की कोशिश तो करोगे ना, क्योंकि फिर आपको वहीं रहना है। तो ये भी एक फैक्टर, एक जो ये भी जियोग्राफिकल फैक्टर हो सकता है। when people adopt their lives to the geographical area, जब लोग
अपने रहने के अनुसार उस जियोग्राफिकल एरिया में अपने आप को ढाल लेते हैं, उस मौसम के हिसाब से ढाल लेते हैं, तो ये भी तो एक फैक्टर हो गया ना। अब आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाती हूँ। जैसे लद्दाख साइड का रीजन है, ठीक है। लद्दाख में आप आप कोल्ड टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं, कोल्ड वार्म क्लोथ्स पहनते हैं, क्योंकि कोल्ड वेदर होता है उधर, कोल्ड क्लाइमेट रहता है ना। तो अगर आपको बोला जाए आप उधर वार्म क्लोथ्स पहनते हो, अगर आपको बोला जाए आपको समर क्लोथ्स पहनने हैं वहां, तो आप नहीं पहन सकते। लेकिन अगर आपको लद्दाख साइड के जो लोग हैं, अगर उनको बोला जाए कि आपको एक ऐसे इलाके में रहना है जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, आपको वहीं रहना है, तो आप उस क्लाइमेट को, उस गर्म क्लाइमेट को आप अडॉप्ट करने की कोशिश तो करोगे। तो यही तो है डाइवर्सिटी। अब मैं आपको कुछ फैक्टर्स बता देती हूँ। तो एक तो हो गया क्लाइमेट, एक तो हो गया क्लाइमेट, सेकेंड हो गया वाटर, वाटर भी है जियोग्राफिकल फैक्टर, थर्ड हो गया सॉइल, फोर्थ हो गया वेदर। तो ये कुछ फैक्टर हो गए। अब आगे हम कुछ लद्दाख के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। लद्दाख ये ईस्ट साइड में है, जम्मू और कश्मीर में। तो इधर क्या होता है, इधर जो एग्रीकल्चर होता है, यहाँ एग्रीकल्चर बहुत मतलब बहुत कम पॉसिबल है। अभी बहुत कम पॉसिबल क्यों है इधर, इधर कोई मतलब एग्रीकल्चर ही नहीं होता, होता है पर बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा कम। अभी क्यों होता है कम, क्योंकि लद्दाख ठंडा इलाका है ना, ठंडा इलाका है, तो यहाँ ज्यादातर ना स्नो रहती है, स्नो कवर होता है। स्नो से जो लैंड होती है, ज्यादातर जो एरिया होता है ना, वो स्नो से कवर रहता है। अब भाई स्नो से कवर रहेगा तो एग्रीकल्चर कैसे होगा, ठीक है। और यहाँ पे ना जो रेन होती है वो बहुत कम होती है, वेरी लो, बहुत कम रेन होती है, क्योंकि वही अल्टीमेटली स्नो ज्यादा है, अब रेन कैसे होगी फिर। और यहाँ पे ना समर्स में क्या होता है, समर जब आते हैं, समर मंथ्स में वाटर शॉर्टेज भी होती है, वाटर शॉर्टेज भी होती है। और जो लोग पानी जो वो पीते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, वो पता है कहाँ से आता है, वो ना जब स्नो जो होती है वो जब वो मेल्टिंग पे आती है स्नो, तो वहां से लोग पानी पीते हैं। लद्दाख जो है वो जम्मू कश्मीर में है, ईस्ट साइड पर है, इंडिया की ईस्ट साइड पर है, इन द ईस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, सॉरी इन द ईस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। एग्रीकल्चर बहुत कम होता है उधर। क्यों कम होता है, क्योंकि बारिश नहीं होती वहाँ। बारिश इसलिए नहीं होती क्योंकि पूरा ज्यादातर एरिया जो है वो स्नो से कवर रहता है, एग्रीकल्चर होगा नहीं, बारिश कम होगी। और समर मंथ्स में क्या होता है, समर मंथ्स में जो लोग पानी पानी कैसे पीते हैं, जब स्नो मेल्ट होती है, जब वो पानी पीते हैं, तो ये एक सोर्स बन जाता है वहाँ पानी का। स्नो मेल्ट होगी तो ज्यादातर जो लोग हैं समर मंथ्स में वो इसी पर डिपेंड रहते हैं। आगे हम कुछ इन गॉड्स और वूल के बारे में जान लेते हैं। पीपल कीप शीप एंड गॉड्स, जो लोग होते हैं वहाँ वहाँ पर शीप और गॉड्स ज्यादातर वो पालते हैं। अब वहाँ पे ना गॉड्स की कुछ स्पेशलिटी है। तो स्पेशलिटी क्या है, तो जो वो गॉड्स होती हैं वो एक ना वूल प्रोड्यूस करती है, एक स्पेशल
एक बहुत स्पेशल क्वालिटी का वूल प्रोड्यूस करती हैं जिसका नाम है पश्मीना वूल। ये एक स्पेशल क्वालिटी का वूल है जो बहुत ही प्राइजी होता है, बहुत कॉस्ट का होता है ये वूल। इससे ना पैशमीना शॉल्स बनती हैं, इससे प्राइज्ड में होता है ये, बहुत बहुत प्राइजी होता है ये उधर। अब जो लोग होते हैं ना वहाँ के, वो ज्यादातर ज्यादातर मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट खाते हैं। मीट और मिल्क प्रोडक्ट ज्यादा खाते हैं वहाँ पे। आप देखोगे ईच फैमिली ओन सम गॉट काउज, याक आप बोल सकते हो। तो ज्यादातर जो फैमिली होती है ना, वो उनके पास गॉट्स मिल जाएंगे, आपको काउज मिल जाएंगे। तो अल्टीमेटली मीट और मिल्क का सोर्स तो वहाँ होता ही है। आगे हम केरला के बारे में यहाँ कुछ बात बताई गई हैं। जो हमारा केरला है, केरला वो स्पाइसेस में बड़ा रिच है। स्पाइसेस में बड़ा रिच है। जैसे कि पेपर ले लो, क्लोव्स, कार्डोमन्स, ये सारी चीजें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो ग्रो की जाती हैं। तो जो हमारा केरला है वो स्पाइसेस में बहुत रिच है। अभी मैंने बताया था कि केरला में संत थॉमस आते हैं, तो ये भी तो डाइवर्सिटी का प्रचार करते हैं। अब हम पढ़ेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो इसका मतलब क्या है? तो हम थोड़ा हिस्ट्री में चले जाते हैं। थोड़ा हिस्ट्री में चले जाते हैं अब। ये तो सभी को पता होगा कि ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया पे बहुत सालों तक राज किया था। बहुत बहुत सालों तक उन्होंने रूल किया था। ब्रिटिशर्स रूल इन इंडिया। तो उस समय कैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी की भावना लोगों में कैसे जागी? तो जो ब्रिटिशर्स थे वो पॉलिसीज बनाते थे, ठीक है। उनके कुछ एक्ट्स ऐसे होते थे जो अनफेयर होते थे। कुछ ही नहीं बल्कि ज्यादातर जो उनकी पॉलिसीज एक्ट्स होते थे वो अगेंस्ट होते थे इंडियंस के। तो फिर क्या होता था, जो मेन एंड वुमेन, चाहे ये डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशन, इन सारी चीजों से बेशक अलग अलग ये बिलोंग करते हो, फिर भी इन्होंने एक साथ होकर टुगेदर गेट टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ये फिर भी एक साथ हुए और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इन्होंने फाइट की। फ्रीडम स्ट्रगल जो हम सभी जानते हैं, इन्हीं के थ्रू हमें आज़ादी मिली है। अगर पूरा जो भारत है, जो मेन और वुमेन है, वो एक साथ नहीं आएंगे, अलग अलग जाति से, अलग अलग ट्रेडिशन से एक साथ नहीं होंगे, तो क्या आज हम इंडिपेंडेंट हो सकते थे? बिल्कुल नहीं। इन्होंने अपोज किया ब्रिटिश पॉलिसीज का, एक्ट्स का अपोज किया। तभी तो तभी तो इधर डाइवर्सिटी की भावना उत्पन्न हुई थी। तो ये क्या है, एक साथ ये जेल भी गए थे भाई, वो जेल।
तो इधर क्या हुआ है, इधर ही यही तो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब आगे हम एक बुक के बारे में पढ़ेंगे, बुक जिसका नाम है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो ये जो बुक है, ये हमारे स्वतंत्र भारत के पहले पहले पीएम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, ये स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। यहाँ हम सिर्फ इन्हें प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे, स्वतंत्र भारत बोलेंगे। नेहरू थे। तो इनकी ये बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक कहती क्या है? तो अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, ठीक है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो बाहर के जो कल्चर है, रिलीजन है या ट्रेडिशन है, वो सबको अडॉप्ट जल्दी कर लेती है, वो आसानी से अडॉप्ट कर लेती है। मतलब हमारे इंडिया के लोग ऐसे नहीं सोचते कि ये अलग कंट्री का है, ये अलग रिलीजन से बिलोंग करता है या फिर ये अलग कल्चर का है। तो मतलब गलत तरीके से या फिर उसके बारे में कुछ गलत भावना बना के ऐसा नहीं सोचते हैं, वो उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये हम पे इम्पोज्ड नहीं की गई है, ये हम पे थोपी नहीं गई है। ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, ये हम पे कोई थोपी नहीं गई है, ये हमने अपनाई है, ये हमने खुद ने अपनाई है। तो यही फ्रेज है, नेहरू नेहरू जी का ये फ्रेज है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो आगे हम चलते हैं सॉन्ग्स और सिंबल्स पे। सॉन्ग्स एंड सिंबल्स। सॉन्ग्स और सिंबल्स जो कि इमर्ज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, ये भी एक हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए एक कांस्टेंट रिमाइंडर है। ये भी हमारी कंट्री के लिए कांस्टेंट रिमाइंडर, हमारी कंट्री के लिए कांस्टेंट रिमाइंडर है फॉर आवर कंट्री as a country, as our country has rich tradition of respect for diversity. अब हम आगे एक चीज और पढ़ेंगे, फिर हमारा चैप्टर खत्म। तो पहले तो हमारा जो इंडियन नेशनल एंथम है, इंडियन नेशनल एंथम जन गण मन, इंडियन नेशनल एंथम जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, कंपोज किया है बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये भी तो एक अनदर एक्सप्रेशन है यूनिटी ऑफ इंडिया के। दिस इज ऑल्सो another expression of the unity of India। ये भी एक अनदर एक्सप्रेशन है इंडिया की यूनिटी का। अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट वे डज द नेशनल एंथम डिस्क्राइब दिस यूनिटी। हमारा जो नेशनल एंथम है, ये यूनिटी को कैसे डिस्क्राइब करता है? अब देखो,
अब आप आपने स्कूल्स में अपने अपने स्कूल में देखा होगा कि सभी बच्चे ग्राउंड में इकट्ठा होते हैं, असेंबली में इकट्ठा होते हैं, तो वो नेशनल एंथम बोलते हैं ना, वो जनगण मन सभी स्कूल्स में बोलते हैं। तो जो बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, अभी मैंने स्कूल का ही एग्जाम्पल दिया है आपको, तो जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, अलग अलग कल्चर को फॉलो करते हैं, अलग अलग ट्रेडिशन से बिलोंग होते हैं। तो यहाँ पे वो एक जगह यहाँ पे वो एक जगह इकट्ठा होकर एक ही ग्राउंड में एक ही नेशनल एंथम को एक साथ बोलते हैं, एक ही नेशनल एंथम को एक साथ बोलते हैं। तो इधर भी तो यूनिटी की भावना आती है। इधर क्या आता है, यहाँ पे भी तो यूनिटी ही आती है। जब अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग ट्रेडिशन के लोग एक साथ होकर एक ही जगह जब हमारा नेशनल एंथम वो बोलते हैं, तो ये भी तो डिस्क्राइब करता है यूनिटी को। तो ये ही तो है इस क्वेश्चन का आंसर, यही है इस क्वेश्चन का आंसर। तो आज हमारा जो चैप्टर है पॉलिटी का, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, खत्म होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।